हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। प्रशासनिक इकाइयां जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता से लेकर आपका ब्रिटिश शासन तक। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन आता है वहां तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का प्रशासनिक इकाइयां क्या क्या थी, फिर मुगल साम्राज्य आता है, फिर मौर्य साम्राज्य, इसी बीच में संगम युग भी आ जाता है, गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत काल है ना, फिर साथ में विजयनगर साम्राज्य आता है, और फिर इसके बाद मुगल काल आता है, और फिर इसके बाद मराठा साम्राज्य। ठीक है, और इसी में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल का भी। तो सभी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि प्रशासनिक इकाइयां किस प्रकार से थी। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयां यानी कि प्रशासन को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कार्य करने वाली जो इकाइयां होती है उनको बोलते हैं प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों में किसी भी चीज को बांटा जाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपका परिवार है और आपके परिवार में 10 से 12 सदस्य हैं। ठीक है, 10 से 12 सदस्य हैं, अगर हर किसी को अपना काम नहीं बांटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिवार में एक ही व्यक्ति पर ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। जो अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा है उसे क्या लगेगा, वो उस पर बर्डन पड़ जाएगा, है ना। हमेशा वही पिस रहा है, हमेशा वही कार्य कर रहा है, तो काम क्या होगा, वो सुव्यवस्थित ढंग से भी, क्योंकि एक आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, तो सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं होंगे और अच्छे ढंग से कार्य नहीं होगा। तो कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए परिवार में ही अलग अलग सदस्यों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता हैं। पिता बाहर का कार्य करेंगे, यानी कि उनका क्या है, कमा कर लाना है और घर पे लेकर आना। माता जो है गृहिणी के रूप में, और बिजली है गृहिणी के साथ वो जॉब करना चाहती है, जो कुछ जॉब पर्सन भी होती है, जो साथ साथ दोनों चीजें संभाल सकती हैं। महिलाएं जो होती है दोनों चीजें भी संभाल सकती हैं, और पुरुष भी जो दोनों चीजों को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को भी संभालना होता है, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे अव्यवस्थित रह जाता है। तो एक चीज क्या है कि किसी का कार्य, यानी कि जो कुछ कुछ छोटे छोटे कार्य जो छोटी छोटी चीजों में बांट दिए, उन कार्यों को बांट दिया है, तो सारा कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो जाता है। तो वही है कि प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो इकाइयां जो बनाई जाती हैं उनको बोला जाता है प्रशासनिक इकाइयां। तो हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो आज अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे बात करेंगे मगध यानी कि वैदिक सभ्यता। सबसे पहले तो हमारा यहीं से शुरू हो जाता है कि वैदिक सभ्यता जब आती है, वैदिक सभ्यता, ठीक है, हमने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद या ऐसे कोई भी चीजें नहीं थी, राजा का ऐसा कुछ भी वहां पे रोल नहीं था। ठीक है, तो कुछ चीजें वहां पे हुआ करती थी, यानी कि भाईचारा या कैसे कि सीमित साधनों में वो लोग रहते थे, और उत्पादकता का कृषि का क्षेत्र जो था एक सीमित था, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा था। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो उसने क्या किया था कि जो मनुष्य जो खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक बन गया, उसने ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे उसने संग्रह करने लगा। इस तरीके से वहां पे क्या हुआ कि मुखिया प्रवृत्ति आने लगी। वही मुखिया प्रवृत्ति बाद में राजा के रूप में उभर कर आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वैदिक साम्राज्य का प्रशासन। वैदिक साम्राज्य जो था वो सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता जो थी सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं, इसमें एक शब्द आता है राष्ट्र, जो सबसे ऊपर होता है। प्रशासनिक इकाई का सबसे बड़ा स्वरूप था राष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो होता था कि राजा वो उसको बोल सकते थे, राष्ट्रीय बोला जा सकता था। ठीक है, जो ये राष्ट्र जो होता था वो होता था जन में विभाजित। राष्ट्र जो था वो जन में विभाजित था, अनेक जनों में विभाजित था, जिसका शासन जो था वो करता था राजन करता था। जिसका शासक कौन होता था, प्रशासक कौन होता था, वो राजन होता था। जन जो थे वो अनेक विषयों में डिवाइड होते थे। विषय में डिवाइड होते थे, विषय बोल सकते हैं या जिले बोल सकते हैं या इसको विश्व बोल सकते हैं। ठीक है, विश्व में डिवाइड होता था। ठीक है, विश्व में डिवाइड होता था, इसको बोला जाता था विश्वपति। ठीक है, विश्व में डिवाइड होता था, इसको बोला जाता था, इसके जो विश्वपति यानी कि जो इसका शासन चलाने वाला था, प्रशासन करने वाला था, उसको बोला जाता था विश्वपति। विश्वपति जो होता था, विश्व का शासन चलाने वाले को विश्वपति कहा था। विश्व जो थे वो अनेक ग्रामों में डिवाइड होते थे, अनेक ग्रामों में डिवाइड होते थे। विश्व जो अनेक ग्रामों में डिवाइड होते थे, और इसके शासक को या प्रशासक को कहा जाता था ग्रामणी। ग्रामणी बोले यानी गांव का मुखिया जो होता था उसको क्या बोला जाता था, ग्रामणी। अभी क्या बोलते हैं, प्रधान। अभी क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं ना, तो उस समय क्या बोला जाता था, उसको ग्रामणी बोला जाता था। और ग्रामीण के बाद आता था कुल, और ग्रामीण के नीचे क्या आता था, कुल। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो वैसे तो ग्राम ही थी। ठीक है, तो और इसका जो कुल जो होता था वो उसका होता था कुलप।
इसका प्रशासन यानी कि जो इसका जो राजकाज यानी कि परिवार को चलाने वाले को क्या बोला जाता है, कुलप कहा जाता था। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कुल है, और कुल के जो कुल का जो मुखिया होता कुलप होता था। अनेक कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। अनेक ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, जिसका जो प्रशासक होता विश्वपति होता था। अनेक विश्व से मिलकर जन बनता था, और जिसका जो शासक होता था वो राजन होता था। और राजन यानी कि जो है कि राष्ट्र का जो ऊपर से ऊपर जो था राष्ट्र होता था। ये था आपका वैदिक सभ्यता का जो प्रशासनिक इकाइयों का क्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता की जो प्रशासनिक सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, ग्राम थी। क्या थी, ग्राम थी। ठीक है, या प्रशासन जो था वो किस किस का क्रम बताइए, आपके पास क्रम दे देगा कि इसको सही क्रम में, अवरोही क्रम में दीजिए, आरोही क्रम में दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बोल दे ये सारी चीजें दे दी, बोल दे कि वैदिक सभ्यता का आरोही क्रम क्या था, वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम क्या था, तो आरोही क्रम क्या था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, उसके हो सकता है कि उनके अधिकारियों का क्रम दे दे, तो अधिकारियों का क्रम सबसे नीचे कुलप आता था, कुलप के ऊपर ग्रामणी आता था, ग्रामणी के ऊपर विश्वपति, विश्वपति के ऊपर राजन आता था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता के बाद जो आता है हमारा इतिहास में आता है मगध साम्राज्य। क्या आता है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आता है। दूसरा क्या आता है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मगध साम्राज्य जो यानी कि साम्राज्य था, यानी कि राज्य, यानी कि मगध का राज्य होता है, साम्राज्य था। मगध क्या था, एक साम्राज्य था। और साम्राज्य किसमें डिवाइड होता था, पहले तो सबसे बड़ा यानी कि साम्राज्य था। साम्राज्य जो था वो जनपदों में डिवाइड होता था। किसमें, जनपदों में डिवाइड होता था। किसमें होता था, जनपदों में डिवाइड होता था। ठीक है, जनपद जो होते थे वो ग्राम में डिवाइड होते थे। जनपद जो होते थे किसमें, ग्रामों में डिवाइड होते थे, गांवों में डिवाइड होते थे। और ग्राम जो थे वो ग्राम पंचायत में डिवाइड होते थे। ग्राम जो थे किसमें डिवाइड होते थे, ग्राम पंचायतों में डिवाइड होते थे। तो ये प्रशासनिक इकाई थी किसकी, मगध साम्राज्य की थी। ठीक है, तो राजा का जो होता था यानी कि साम्राज्य यानी कि जो सम्राट जो होता था, राजा जो होता साम्राज्य का, जनपद का वही राजन हो जाएगा, ग्राम का ग्रामीण होता था। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का जो समूह होता था, ग्राम पंचायत, अनेक ग्राम पंचायतों का ग्राम हो जाता था। ठीक है, तो ये इसके प्रशासनिक इकाई यहाँ पे हुआ करती थी। फिर आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य में, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर क्या होता था, सबसे पहले तो आपके पास साम्राज्य या सम्राट साम्राज्य, और इसका जो प्रशासक होता था वो कौन होता था, उसको बोला जाता था सम्राट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, सम्राट। सम्राट यानी कि साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था, जिसको हम क्या बोलते थे, चक्र भी बोलते थे। और अशोक के समय इनकी संख्या थी 5। इसका जो कहते कि इसका जो प्रशासन चलाने वाला होता था वो होता था आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, राजकुमार, या राष्ट्र के कुछ भी इसको नाम आप दे सकते हैं। ये सब एक ही के नाम है, एक ही व्यक्ति जो था वो उसको संभाल सकता था, कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रपति। इसके नीचे आता था विषय, 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 प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। और विषय का जो प्रशासन चलाता था उसको बोला जाता था विषयपति। प्रांतों का प्रशासन चलाने वाले को विषयपति कहा जाता था। विषय जो होते थे उसके गांव, अलग अलग गांवों में डिवाइड होते थे। इसी में एक 50 गांवों का एक समूह आता था, 50 गांवों का समूह होता था, 50 गांवों का समूह होता था। और 50 गांवों के समूह को बोला जाता था, जो इसका अधिकारी होता उसको बोला जाता था गोप। ठीक है, और इसके नीचे आता था ग्राम, और इसके नीचे आते थे ग्राम। तो ग्रामों के समूह यानी कि इसको बोला था ग्रामणी या ग्रामिक। ठीक है, तो इसका जो ग्राम का प्रशासन करने वाले को क्या बोला जाता था, ग्रामिक कहा जाता था। यानी कि सभी जगह जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो क्या है, ग्राम है। चाहे किसी भी साम्राज्य का पूछेगा, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या आएगी, ग्राम ही आएगी। लेकिन उसके अधिकारी जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा उनमें कुछ आपको परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, संगम युग यहाँ पे आ जाता है। संगम युग यहाँ पे आपने होप सब अपने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं इसको हटा देता हूं और मैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है, संगम युग यानी कि जो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य जो राज्य रहे हैं तो वो संगम युग में आते हैं। तो उनके द्वारा वहां पर जो दक्षिण भारत में जो वंश रहे हैं, जिन्होंने शासन किया है, उसको संगम युग के नाम से जानते हैं। इसमें चोल, चेर, पांड्य आदि यहाँ पे रहे हैं। तो संगम युग यहाँ पे आ जाता है आपके पास। क्या आता है, संगम युग। ठीक है, संगम युग के बारे में आप देखेंगे। संगम युग,
संगम युग की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जो राजा होता है ना, तो उसको बोला जाता है मंगलम मंडलम। मंडलम वो होता था राजा, यानी कि जो उसका राज्य होता था वो होता था मंडलम, यानी कि जो संगम युग का जो साम्राज्य उसको बोलते हैं। हम अभी तक पढ़ रहे थे साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। साम्राज्य जो होता था उसका शासक सम्राट होता था या राजा होता था, तो वहां पे साम्राज्य को मंगलम बोला जाता है, वह मंडलम बोला जाता था। और मंडलम का जो होता था राजा, इसका क्या होता था, प्रशासक होता था। मंडल जो थे वो डिवाइड थे नाडु में, मंडलम जो थे वो नाडु में डिवाइड थे। नाडु यानी कि प्रांत, नाडु यानी कि प्रांत में ये डिवाइड थे। ठीक है, प्रांत में डिवाइड थे और नाडु को ही प्रांत बोलते हैं। हिंदी में, तमिल भाषा में तो नाडु है, हिंदी में प्रांत। ठीक है, तो इसका जो होता था नायकर, तो इसका जो नायकर, इसका प्रशासक कौन होता था, नायकर इसका प्रशासक होता था। नाडु का प्रशासक कौन होता था, नायकर होता था। नायकर जो यानी कि नाडु जो थे वो अनेक ग्रामों का समूह होता था, वो होता था उर। नायकर जो था वो उर में विभाजित थे। उर जो होता था वो ग्रामों का समूह होता था, अनेक ग्रामों का समूह होता था, और स्थानीय समुदाय जो था इसका प्रशासन को देखता था। और उर के नीचे आते थे ग्राम, उर के नीचे क्या आते थे, ग्राम आते थे। तो यानी कि आपके पास है ग्रामों का समूह, ग्रामों का समूह। ठीक है, ग्रामों का समूह जो था, जो स्थानीय समुदाय के लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता था। ठीक है, और वही ग्राम आपके पास आ जाएंगे तो स्थानीय समुदाय के लोगों के द्वारा ही ग्राम का प्रशासन भी यहाँ पे चलाया जाता था। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य पे। अब हमारा आ गया गुप्त साम्राज्य। ठीक है, क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई जो साम्राज्य होता था। ठीक है, साम्राज्य हम उसको बोल सकते हैं, देश बोल सकते हैं। ठीक है, यह साम्राज्य होता था, साम्राज्य। साम्राज्य, साम्राज्य का प्रशासन देखने वाले कौन होता था, इसका होता था राजा। कौन देखता था, राजा, जिसको क्या बोला जाता था, गोपना। किसका बोला जाता था, इसको गोपना बोला जाता था। साम्राज्य यानी कि राजा इसका प्रशासक होता था, जिसको जो था शासक को गोपना कहा जाता था। गोपना यानी कि जो राजा जो था वो अनेक प्रांतों में विभाजित होता था, अनेक प्रांतों में विभाजित होता था, राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित होता था, जिसको भोक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यहीं पे आपके पास देखिए, हमने अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ा तो साम्राज्य थे, साम्राज्य के बाद हमने प्रांत ही पढ़ा था, लेकिन प्रांत को वहां पे चक्र बोला जाता था और यहाँ पे क्या बोला गया है, भुक्ति। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी चीजों का अंतर है। भुक्ति यहाँ पे बोला जाता था गुप्त साम्राज्य में, और इसका जो अधिकारी होता था वो होता था उपरिक। इसका शासन चलाने वाले अधिकारी कौन होता था, वो होता था उपरिक होता था। कौन होता था, उपरिक। प्रांत जो थे वो जिलों में डिवाइड होते थे, जिले या विषय, जिले या विषय, जिले होते थे या फिर विषय होते थे, और इसका शासन चलाने वाले को बोला जाता था विषयपति। क्या बोला जाता था, विषयपति बोला जाता था। ठीक है, इसे क्या बोला जाता था, विषयपति बोला जाता था। जिले और विषयपति को बोला जाता था। वही अगर विषयपति के साथ यानी कि अगर जो सभी विषय जो थे वो किस में डिवाइड थे, वो ग्रामों में डिवाइड थे। किस में डिवाइड थे, ग्रामों में डिवाइड थे, गांवों में डिवाइड थे वो, और गांवों में डिवाइड थे। तो इसका जो सभा जो शासक होता था ग्रामीणी होता था, ग्रामीणी होता था। ठीक है, ग्रामीण होता था या ग्रामपति जिसको बोलते हैं, ग्रामीणी या ग्रामपति, अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं। ग्रामीण या ग्रामपति जो था इसका प्रशासन देखता था ग्राम का गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, इसके बाद आता है सल्तनत काल। इसके बाद क्या आता है, सल्तनत काल। ठीक है, क्या आता है, सल्तनत काल आ जाता है। सल्तनत काल आ जाता है यहाँ पे, यानी कि जब हम पढ़ते हैं सभी सुल्तानों के बारे में, जहां पे हम गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश, फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य आता है। उसका मतलब देखेंगे ये सल्तनत काल आता है, दिल्ली का सल्तनत काल जो था। सल्तनत काल में यानी कि जो सबसे पहले सल्तनत सबसे ऊपर जो होती क्या होती थी, सल्तनत होती थी। ठीक है, क्या होती थी, सल्तनत। सल्तनत को अनेक प्रांतों में डिवाइड किया गया था। सल्तनत जो था प्रांतों में विभाजित थी। सल्तनत जो थी यानी कि जो सुल्तान होता था, सल्तनत का जो ऊपर जो सबसे ऊपर होता था वो क्या होता था, सुल्तान। क्या होता था, सुल्तान। ठीक है, कुछ कुछ ने खलीफा के पद इसको दिया हुआ है। तो सुल्तान जो है, सुल्तान था, और सुल्तान जो था इनकी सल्तनत जो थी प्रांत में डिवाइड होती थी, जिसको क्या होता था, इक्ता। प्रांतों में डिवाइड होती थी, इसको हम बोलते थे इक्ता, सूबा या विलायत। ये सब एक ही के नाम है, वो नाम किसके हैं, प्रांत के। देखिए अब प्रांत के नाम
मुगल गुप्त साम्राज्य में भुक्ति भी था, मौर्य साम्राज्य में चक्र था, यहाँ पे क्या हो गया, इक्ता, सूबा या विलायत हो गया। ठीक है, लेकिन है बात वही, सुल्तनत, सल्तनत यानी कि साम्राज्य। यहाँ पे सब, वहां पे हम साम्राज्य पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सल्तनत। ठीक है, सल्तनत जो थी सबसे बड़ी थी सल्तनत, जिसका जो शासक था सुल्तान हुआ करता था। वो सल्तनत जो थी वो प्रांतों में विभाजित थी। प्रांत या इक्ता या सूबा या विलायत, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, इसमें डिवाइड थी। और इसका जो शासक होता था वो था नवाब, वली या भुक्ति। ठीक है, इसका जो शासक होता था वो होता था नवाब, वली या भुक्ति। तो इन तीनों में से, यानी कि एक ही नाम है, एक ही के नाम है, एक ही पद के अलग अलग नाम है ये। ठीक है, प्रांत जो थे वो अनेक सिक्कों में विभाजित थे। और सिक्क क्या थे यहाँ पे, सिक्क थे यहाँ पे जिले, सिक्क या जिलों में विभाजित थे। प्रांत जो थे वो अनेक सिक्कों या जिलों में विभाजित थे, और अनेक सिक्कों और जिला विभाजित थे, जिनका अधिकारी जो होता था वो होता था सिकदार। क्या होता था, सिकदार इसका प्रमुख अधिकारी होता था। अनेक सिक्क या जिले जो थे वो परगनों में विभाजित थे। अब यहाँ पे हम पहले, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, विषय पढ़ रहे थे। विषय को हम जिले विषय पढ़ रहे थे, बाद हमारा ग्राम आ रहा था, इसमें एक इकाई और आ गई थी, परगना। क्या आ गई थी, परगना की एक और इकाई आ गई थी। ठीक है, परगना की और एक और इकाई आ गई थी यहाँ पे। तो परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था, परगना अधिकारी उसको बोला जाता था, या फिर उसको बोला जाता था आमिल। क्या बोला जाता था, आमिल। परगना अधिकारी तो आपको आ ही जाएगा समझ में, परगने का मुख्य अधिकारी परगना अधिकारी, और दूसरा होता था यहाँ पे, इसको कहा जाता था आमिल। ठीक है, अनेक परगना जो भी हम टाइम पे तहसील वगैरह हम पढ़ते हैं, परगना जो होता है तहसील। ठीक है, और उसके बाद आता था इसका जो यूनिट जो था, उसके बाद आता ग्राम। परगना को अनेक ग्रामों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, और गांव का मुखिया, इसका जो ग्राम का जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, इसको बोलता मकदम या मुकद्दम भी उसको बोला जाता था। मुकद्दम या मुकद्दम जो है, इसको बोला जाता था ग्राम के मुखिया को। ठीक है, तो सल्तनत काल का जो प्रशासनिक इकाइयां क्या क्या थी, सल्तनत थी, जो कि इसका जो शासन जो चलाता था सुल्तान चलाता था। सल्तनत को अनेक प्रांत यानी कि राज्यों, इक्ता, सूबा, विलायत, कुछ भी बोल सकते हैं, डिवाइड किया जाता था, जिनको नवाब, जिसका जो प्रशासन जो था वो नवाब, वली या भुक्ति चलाता था। प्रांत को अनेक जिलों या सिक्कों में डिवाइड किया गया था, इसका जो अधिकारी होता था सिकदार होता था। और अनेक सिक्कों या जिलों को परगने में डिवाइड किया गया था, और परगने का अधिकारी होता था आमिल। और अनेक परगनों को जो था वो अनेक ग्रामों में बांटा जाता था, और ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया या ग्राम का प्रशासक गांव का मुखिया होता था, इसको मुकद्दम बोलते थे। ठीक है, उर्दू भाषा में उसको क्या बोलते थे, मुकद्दम उसको बोला जाता था। ठीक है, इसी बीच में जो था एक और यहाँ पे शासन आता है 1333 में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल होता है 1333 में। और 1336 में है ना, 1336 के आसपास जो था, 1336 में एक विजयनगर साम्राज्य आता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के, मराठा और ब्रिटिश काल के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास सल्तनत काल में जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था, तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में ही 1336 में आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक वंश जो होता है उसका उद्भव होता है, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अनेक जो यहाँ पे रहे हैं, जैसे कि संगम वंश यहाँ पे रहा है, ठीक है, तुलु वंश रहा है, सालो वंश रहा है। तो अलग अलग साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग वंशों ने वहां पर शासन किया था। जैसे कि मगध साम्राज्य है ना, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कितने, हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, तो बहुत सारे वंशों ने शासन किया था, लेकिन साम्राज्य मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य यानी कि हर्य और भुक्का नामक दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पे सबसे पहले संगम वंश की स्थापना की। फिर उसी की शाखाएं बनी, तुलु वंश, सालो वंश, उन्हीं की शाखाएं वहां पे आगे उनके वंश जो है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन इकाइयां कैसी थी, कैसे प्रशासन चलाते थे, वो चीज यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन हमारा यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। जब विजयनगर साम्राज्य के बारे में आएगा तो उस पर प्रॉपर तरीके से हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन इकाइयां। विजयनगर साम्राज्य जो था वो सबसे पहले जो था वो प्रांतों में विभाजित हुआ करता था। किसमें, प्रांतों में। विजयनगर साम्राज्य जो था वो किसमें था, प्रांतों में डिवाइड था। किसमें, प्रांत में। और प्रांत को इसमें कहा था मंडलम। ये जो संगम युग जो हमने वहां पे पढ़ी थी चीजें, वो ये नाम जो है क्योंकि दक्षिण भारत के हैं,
और वहां पे आपको इन नामों के बारे में देखने को मिलेगा। तो चाहे वो आपके संगम युग हो, चाहे आपका विजयनगर साम्राज्य हो, वहां पे कुछ नाम आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिलते जुलते। ठीक है, तो प्रांत यानी कि इसको मंडलम बोलते थे। और मंडलम जो थे उसका जो मंडलेश्वर या नायक, मंडलेश्वर इसका जो प्रशासक जो था मंडलेश्वर था या नायक था। प्रांत जो थे वो अनेक वलनाडों में विभाजित थे। हम प्रांतों का अभी तक पढ़े थे, विषय में पढ़ रहे थे, है ना, या जिले जो थे। तो वलनाडु का मतलब था यहाँ पे जिला। वलनाडु का मतलब क्या हो गया? जिला। ठीक है, तो इसके नीचे आता था प्रांत। प्रांत का जो शासक प्रशासक होता था मंडलेश्वर या नायक होता था। मंडलम जो थे वलनाडु में विभाजित थे। वलनाडु या जिला जो होता था, ठीक है, वलनाडु या जिला जो होते थे वो आपके डिवाइड होते थे नाडु या इसको बोला जाता था मेलाग्राम, जो एक गांव का समूह होता था, मेलाग्राम। ठीक है, एक गांव का समूह होता था, इसको नाडु बोला जाता था या मेलाग्राम बोला जाता था, जो कि लगभग 50 गांवों का समूह होता था। जो कि 50 गांवों का समूह होता था, 50 गांवों का समूह होता था। ये डिवाइड होता था आपका विजयनगर साम्राज्य, यानी कि वलनाडु जो था या जिले जो थे वो गांवों के समूह, 50 गांवों के समूह में डिवाइड होते थे, जिनको हम बोलते थे। मान लीजिए किसी जिले में जो है वो 200 गांव है, तो 200 गांवों को 4 भागों में बांट दिया। 50 गांवों को एक दिया गया, 50 गांवों को, जैसे मैं अभी तहसीलें बांट दी जाती है ना, जिले को तहसीलों में बांट दिया जाता है, तो तहसीलों के अंदर बहुत सारे गांव आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से था ये नाडु, जिसको मेलाग्राम बोला जाता था। ठीक है, इसके नीचे आता था उर यानी कि ग्राम, उर यानी कि ग्राम, उर या ग्राम इसको बोला जाता था। और इसका जो मुखिया होता था वो था गोंडा या ग्रामणी। गोंडा या ग्रामणी जो था वो उर का जो प्रशासक होता था। ठीक है, अब आते हैं हम, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बाद हमारा क्या जाता है, वो आएगा हमारा मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो इसको हटा देते, थोड़ी जगह कम हो जाएगी, एक बार में इसी में सारी जगह कर लूंगा मैं यहाँ पे। इसको हटा रहा हूं। अगला हमारा आता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, हम आगे फिर यहाँ पे मराठाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और ब्रिटिश काल का पढ़ने वाले हैं, इसी में समाप्त करेंगे इसको। तो मुगल साम्राज्य जो था वो अनेक सूबों में डिवाइड था। पहले जो साम्राज्य पूरा मुगल साम्राज्य था वो अनेक सूबों यानी कि प्रांत, अनेक सूबों में डिवाइड था, यानी कि प्रांत में डिवाइड था। ठीक है, सूबों यानी कि प्रांतों में ये विभाजित था। इसका जो शासक देखने वाला था, प्रशासक जो होता था वो होता था सूबेदार। कौन होता था? सूबेदार, या इसको बोला जाता था गवर्नर। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर ही होता है ना राज्य का मुखिया कौन होता है? नागरिक कौन होता है राज्य का प्रथम? गवर्नर ही होता है, राज्यपाल होता है, तो उसको सूबेदार या गवर्नर उसको बोला जाता था। सूबे जो थे वो अनेक सरकारों में डिवाइड थे। सरकार, हम प्रांत को जिले बोलते हैं ना, वहां पे सरकार थे यहाँ पे। ठीक है, सरकार बीच में अलग अलग चीजें आई थी। सरकार जो थी वो अनेक परगनों में डिवाइड थी। सरकार जो होती थी वो अनेक परगनों में डिवाइड हुई थी, परगना। मुगल साम्राज्य सूबों में विभाजित होता, सूबे जो थे वो सरकार में डिवाइड होते थे, सरकार जो थी परगने में डिवाइड होते थे, परगने या महाल में डिवाइड होते थे। और जिनका प्रशासन चलाने वाले को कहा जाता था सिकदार। इनके प्रशासन चलाने वाले को क्या कहा जाता था? सिकदार कहा जाता था। परगने जो थे यानी कि महाल जो थे वो अनेक जिलों में डिवाइड थे, अनेक जिलों में डिवाइड थे, ये जिलों में डिवाइड थे। और जिसको बोला जाता था दस्तूर, जिला या दस्तूर में ये डिवाइड होते थे, अनेक जिला या दस्तूर में डिवाइड होते थे परगने। ठीक है, और जिला या दस्तूर जो थे वो ग्राम या मावादीहा। ठीक है, जिले जो थे वो ग्राम में डिवाइड थे, जिनको कहा जाता है मावादीहा। ग्राम में डिवाइड थे, जिनको बोला जाता था मावदा या मावदा दीहा। ठीक है, मावदा या दीहा। यानी कि मुगल साम्राज्य में जो मुगल साम्राज्य था वो अनेक सूबों में बटा हुआ होता था, जिसका गवर्नर जो होता था, शासक होता था। उसके नीचे आते थे सरकार, फिर आते थे परगने जो थे जिलों में डिवाइड होते, जिले जो ग्राम या मावदा या दीहा में डिवाइड होते थे। ठीक है, और जो ग्राम जो होते थे वो छोटी छोटी बस्तियों में डिवाइड होते थे, बस्तियां। तो छोटी छोटी बस्तियां जो थी उसमें डिवाइड होते थे ग्राम, जिनको बोला जाता था नागला, जिसको बोला जाता था नागला, इनको बोला जाता था नागला। ठीक है, ग्राम जो थे यानी कि सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य जो था वो सूबों में डिवाइड होता था। सूबे बहुत सारे
जो सूबे जो थे वो सरकारों में विभाजित होते थे, सरकार जो थे वो परगनों में डिवाइड होते थे, परगने जिले या दस्तूर में डिवाइड होते थे, जिले जो थे ग्राम, मावदा या दीहे में डिवाइड होते थे, और ग्राम जो थे वो छोटी छोटी बस्तियों में डिवाइड होते थे, जिनको नागला कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य जो था वो स्वराज्य का जो केंद्र, यानी कि जो सबसे मुख्य केंद्र जो होता था उनका स्वराज्य होता था। सम्राट साम्राज्य या स्वराज्य, मराठा साम्राज्य बोल सकते हैं, स्वराज्य बोल सकते हैं, जिसका जो अधिकारी या कह सकते हैं जो नायक होता था, प्रशासक होता था, उसको बोला जाता है छत्रपति। ठीक है, तो छत्रपति बोलो या राजा बोलो एक ही बात है। ठीक है, छत्रपति या राजा, छत्रपति शिवाजी है ना, तो वो आपके पास इनके नाम जो आपके पास आते हैं, छत्रपति कहा जाता था या फिर राजा कहा जाता था मराठा साम्राज्य के, यानी कि जो स्वराज्य जो होता था, केंद्रीय शासन जो होता था उसके मुखिया को। ठीक है, ये अनेक प्रांतों में, साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में डिवाइड होता था, जिनको सरदेश मुखी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदेश मुखी, जो सरदेश मुखी से कहा जाता था। पर मराठा साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में डिवाइड था, जिसको सरदेश मुखी या कह सकते हैं सूबा, सरदेश मुखी या सूबा इसको बोला जाता था। ठीक है, इसका प्रांत अधिकारी जो होता था वो, इसका प्रांतीय जो अधिकारी होता था वो इसका प्रशासक चलाता था। ठीक है, परगना, प्रांत जो थे वो अनेक परगने में डिवाइड हुआ करते थे। परगने जो यानी कि प्रांत जो थे वो क्या होते थे? परगनों में डिवाइड होते थे, अनेक छोटे छोटे परगनों में डिवाइड होते थे, जिसका जो यानी कि जो प्रशासक होता था वो काम विस्तार होता है। ठीक है, कौन होता था? काम विस्तार होता था, काम विस्तार या हवेलदार, ये इसके प्रशासक होते थे। काम विस्तार या हवेलदार जो थे परगने के प्रशासक हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बाद परगने जो थे वो अनेक गांवों में डिवाइड होते थे। गांवों को बोला जाता था मौजा, गांवों को बोला जाता था मौजा, या और इसका जो अधिकारी होता था वो था गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया जिसको बोला जाता था पाटिल, जिसको क्या बोला जाता था? पाटिल बोला जाता था। पाटिल भाऊ, पाटिल इसको यहाँ पे बोला जाता था। तो मराठा साम्राज्य जो था वो, मराठा साम्राज्य का जो केंद्रीय शासन जो था वो छत्रपति या राजा संभालता था। साम्राज्य जो था वो अनेक राज्यों में डिवाइड था, प्रांतों में डिवाइड था, जिसका मुखिया सरदेश मुखी या सूबा कहलाता था। प्रांत जो था वो परगनों में डिवाइड होता था, जिसका जो मुखिया जो होता है कामविस्तार या हवेलदार होता था। और जो परगना जो होता था वो मौजा में डिवाइड होता है, गांव में डिवाइड होता था, और इसका जो अधिकारी होता था या मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया होता था, जिसको पाटिल कहा जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रिटिश शासन के बारे में, जो कि इस वीडियो का अंतिम पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जो कि अब प्रेजेंट टाइम पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चीज में। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल के बारे में। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन जो था उसमें प्रशासनिक इकाइयों का क्रम जो था, सबसे पहले थी प्रेसिडेंसी, यानी कि जो शासन जो था वो अलग अलग प्रांतों में डिवाइड था। प्रांतों को यहाँ पे बोला जाता था प्रेसिडेंसी। जैसे आपने कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी में डिवाइड होता था, जिसका जो शासक जो होता था वो होता था गवर्नर। कौन होता था? गवर्नर, या इसको लेफ्टिनेंट भी बोला जाता है, प्रशासक लेफ्टिनेंट। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, देखिए हम जब राज्य होते हैं, राज्यों के प्रशासक क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। केंद्रीय प्रशासक क्या, केंद्र शासित प्रदेशों के कौन होता है? लेफ्टिनेंट होते हैं, है ना, या प्रशासक जो भी होता है लेफ्टिनेंट, या राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचित किया है, नियुक्त किया था, लेफ्टिनेंट को बोलते हैं तो। ठीक है, और गवर्नर जो होता है वो राज्य के मुखिया होते हैं, प्रशासक होते हैं। ठीक है, वहीं जो राज्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवीजन में डिवाइड होते हैं, मंडल। ठीक है, डिवीजन में क्या होते हैं? डिवीजन में डिवाइड रिप्रेजेंट राज्य क्या है हमारे देश भारत अनेक 28 राज्य है ना, 28 राज्यों में से उत्तराखंड अगर हम बात लेंगे तो 2 मंडलों में डिवाइड है। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, यानी कि प्रेसिडेंसी प्रांत जो था, राज्य जो था वो डिवीजन में यानी कि मंडल में डिवाइड होता था, और इसका मुखिया कौन होता है? डिवीजन का कमिश्नर होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर, ठीक है, नाम सुने होंगे। ठीक है, कमिश्नर होता था। कमिश्नर जो होते थे वो जिलों में डिवाइड है। कमिश्नर क्या है? जिला, सॉरी डिवीजन जो है वो किस में डिवाइड है? जिला में डिवाइड है। जिले जो है जिला में डिवाइड है, तो उसका मुखिया कौन है भाई? डीएम है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। ठीक है, डीएम
डीएम यानी कि जिले जो है वो किस में डिवाइड है, तहसील में है। ये भी प्रेजेंट टाइम का भी है आपके पास, यही चीज हम चलती आ रही है। तहसील है तालुका, और इसका मुखिया कौन होता है, तहसीलदार। कौन होता है, तहसीलदार। और तहसीलें जो होती हैं वो किस में डिवाइड हैं, वो गांवों में डिवाइड हैं। कौन है, गांवों में डिवाइड हैं, ग्रामों में डिवाइड हैं, गांवों में डिवाइड हैं। और इसका प्रशासन कौन होता है, प्रशासक गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया तब भी होता था, गांव का मुखिया अब भी होता है, या पटवारी के पास ये इसके अंडर में पटवारी की होता है, उसका प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम का जो है वो आपका प्रेजेंट टाइम का जो प्रशासनिक इकाई है और ब्रिटिश शासनकाल से चलती हुई आ रही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपने पूरा देखा होगा यहाँ पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है वैदिक सभ्यता से लेकर और ब्रिटिश काल की सभ्यता तक की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ अपने प्रिपरेशन में भी, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू कोशिश करूंगा वीडियो से फिर से आपको देने की। वीडियो आपको पढ़कर आप मजा आया होगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।